दोस्तों इस वीडियो की डिमांड मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी, खासकर जब से एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्कैम सामने आया था। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या अभी हमें इस फंड में बने रहना चाहिए या इस फंड से निकल जाना चाहिए। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है अपनी कैटेगरी में, लंबे टाइम में कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये दे रहा था। लेकिन जब से ये स्कैम हुआ है तो लोग थोड़ा कंसर्न होने लगे कि क्या इस फंड में बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए। तो हम डिटेल में देखेंगे ये जो फंड है ये किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में पिछले 3-4 महीने में कोई मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं जिसकी वजह से यहाँ पर निकलना चाहिए आपको, या और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये अभी रिटर्न्स कैसी दे रहा है, क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी आसानी से बीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर इस फंड की लॉन्च डेट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जनवरी 2013 में इस फंड का जो डायरेक्ट प्लान है वो शुरू हो गया था। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर अनुपम तिवारी जी इस फंड को सिंस 2016 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 6 सालों का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर इनके पास है। एक फंड के साथ ये बेनिफिट सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड को लंबे टाइम से मैनेज कर रहे हैं तो एक फंड के जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो हमेशा सिमिलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है। अगर हम दूसरे फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर हितेश दास जी ने भी इस फंड को 2020 में यहाँ पर ज्वाइन किया है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके फंड साइज की बात करें तो 9000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज यहाँ पर हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे जो इसका फंड साइज है वो ज्यादा होने लगा है। लेकिन अभी अच्छी बात क्या है कि बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली इसका जो फंड साइज है वो अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे कि हम कुछ फंड्स में देखते हैं कि वहां पर 6 महीने में ही बहुत ज्यादा फंड साइज बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे इसके पास पैसा आ रहा है तो इसलिए ये उस पैसे को मैनेज कर पाएगा। इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम इसके मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाते हुए दिख रहा है, 38% पैसा लेकिन सिर्फ अभी ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहे हैं। मिड कैप कंपनीज में भी 38% पैसा और लार्ज कैप कंपनीज में 3% पैसा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो एक मुझे कंसर्न की बात लगती है कि लगभग 19 to 20% पैसा इस फंड ने अभी अपना डेट में या कैश इक्विवेलेंट में रखा हुआ है, यानी कि लगभग 20% पैसे पे यहाँ पर इसको ना के बराबर इनकम हो रही होगी। इसका शायद रीजन ये भी हो सकता है कि फंड को अभी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी और ये कंपनीज को अच्छे दामों पर खरीद पाएंगे, जिस वजह से इस फंड ने 20% पैसा अभी अपना स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में 2-4 महीने में देखने वाली बात रहने वाली है कि ये जो लेवल्स है इसको कम कर पाता है या नहीं। अगर आने वाले 6 महीने में भी ये 20% कैश अपने पास रखता है तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कंसर्न की बात ये हो सकती है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके एक्सपेंस रेशो पे तो एक्सपेंस रेशो भी काफी रीजनेबल है, 0.48% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.77% है। तो उसके कंपैरिजन में अभी काफी रीजनेबल यहाँ पर ये एक्सपेंस रेशो दिखती है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 10% तक की आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और 10% से ज्यादा पैसा अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो किसी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशोज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होती है उतनी कम वॉलेटिलिटी किसी भी फंड की दिखती है। तो वॉलेटिल कब ये फंड दिखता है अगर कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं और एक स्टेबल रिटर्न्स ये फंड यानी कि देने में कामयाब हो पा रहा है। उसी तरह शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो उस मामले में भी ये फंड काफी अच्छा दिखता है। 1 से ऊपर की शार्प रेशो एक ऐसी चीज दिखाती है कि आपकी जो फंड है वो एक अच्छी रिस्क रेशोज मेंटेन कर रहा है। तो यहां पर भी शार्प रेशो अच्छी दिखती है, टर्नओवर रेशो भी अच्छी दिखती है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज हैं उनको बाय और सेल कर रहा है। और जितनी कम ये टर्नओवर रेशो होती है उतनी एक बेटर यहाँ पर ये दिखाता है कि फंड कितने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड कर रहा है, कितने कम चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। और मुझे एज ए इन्वेस्टर हमेशा से जो कम टर्नओवर रेशो वाले फंड्स होते हैं वो एक ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाले फंड्स यहाँ पर नजर आते हैं।
उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर एलोकेशन पे यहां पर बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने केमिकल सेक्टर में लगाया हुआ है 16% के आसपास, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी 9% पैसा, कैपिटल गुड सेक्टर में 6.34% के आसपास पैसा है। तो यहां पर दोस्तों आपको एक चीज अच्छी मुझे लगती है किसी भी स्मॉल कैप फंड में, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 25-30% पैसा वो नहीं लगा रहा है तो यहां पर वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ओवर एक्सपोजर लेकर नहीं चलता है। तो यहां पर रिस्क के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज लगती है। उसी तरह कंपनीज दोस्तों बात कर लें तो कंपनीज में भी एक चीज अच्छी यहां पर देखने को मिलती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा ये फंड लगाकर नहीं चल रहा है। मैक्सिमम पैसा 4.7% पैसा इसने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में लगाया हुआ है, फाइन ऑर्गेनिक्स में भी यहाँ पर 4% के आसपास पैसा है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, नारायण हृदयालय जैसी कंपनीज में 4% पैसा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ब्लू स्टार, जेके लक्ष्मी जैसी कंपनीज भी यहाँ पर इसने शामिल की हुई है। अब अच्छी बात दोस्तों इस फंड की मुझे यही लगती है कि जब भी मैं पिछले अगले 3 महीनों में इस फंड का रिव्यू करता हूं तो इस फंड की जो टॉप 10 की कंपनीज होती हैं वो लगभग सेम कंपनीज हमेशा देखने को मिलती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली नहीं करता है। इन कंपनीज को इसने डिटेल में देखा हुआ है, इनके फंडामेंटल्स उनको पता है, फंडामेंटल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए ये कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। और एज ए इन्वेस्टर मुझे भी ऐसी ही फंड पसंद है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस पोर्टफोलियो में ना किया जाए। तो इस मामले में ये फंड मुझे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से लगता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टमेंट की तो अगर आपने आज से 1 साल पहले 10,000 रुपए डाले होते तो उस पैसे पे आपको लगभग 7% की रिटर्न मिली होती। 5 साल में वो पैसा आपका 19% से ग्रो हुआ है और आपके पैसे पे 10,000 रुपए आपके लगाए हुए इसने 23,000 के आसपास कर दिए हैं। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि 2013 में 10,000 रुपए की वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी होती तो वो पैसा इस फंड ने आपका 63,000 बना दिया है। 24% की रिटर्न इसने सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दिया है, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर इसने सिंस इंसेप्शन 5 साल, 3 साल, 2 साल तक दिखती है। हालांकि 1 साल में रिटर्न्स कम हैं लेकिन अभी भी अगर 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स हैं इस मार्केट कंडीशंस में तो यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स ये देखने को मिलती है। अगर दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 5 सालों में अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में एसआईपी में भी आपको 24% की रिटर्न्स मिली है, 3 सालों में 29%, 2 साल में 24%। हालांकि अगर आपने 1 साल पहले से एसआईपी करा रहे हैं तो -5% की रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी रिटर्न्स हैं यहां पर इस फंड की। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, बात करते आते हैं कि किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है तो आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि क्या वो फंड आपके बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि ऐसी गिरती हुई मार्केट में क्या ये फंड आपको डाउनसाइड रिस्क की प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों के लिए बेंचमार्क से कंपैरिजन देखते हैं। तो देखिए 5 साल 3 साल में तो ये फंड काफी अच्छा दिखता है। 5 साल में 19% की रिटर्न है, इसकी बेंचमार्क ने सिर्फ 7% की रिटर्न दी है। 3 साल में भी बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इस फंड ने दी है, अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया है। 2 साल आते आते लेकिन 43% की रिटर्न इस फंड ने दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 41% की। अभी भी स्मॉल मार्जिन से सही लेकिन 2 साल के पीरियड में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। 1 साल में दोस्तों यहां पर देखिए जब हमने इस फंड को इंडिविजुअली देखा तो 8% की रिटर्न हमें लग रहा था कि कम इसने एक रिटर्न दी है 1 साल में। बेंचमार्क इंडेक्स ने -4% की रिटर्न दी है, यानी कि 12% रिटर्न ज्यादा इसने 1 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दी है। 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे 6 महीने में इस फंड ने -9% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -17% की रिटर्न दी है। तो ये चीज इस फंड की काफी अच्छी दिखती है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स इसकी रही है। और ये हम पहले भी बात करते हुए हैं, जो हमने इसके पास्ट रिकॉर्ड्स देखे हैं 2017-18 की, जो हमने इसकी कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वहां पर भी यही देखने को मिलता था कि ऐसा ये फंड नहीं है कि 1 साल में 100% की रिटर्न और अगले साल में -20% की रिटर्न। एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये फंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जनरेट करते हुए आ रहा है और अभी भी ये चीज दिख रही है। तो फंड में मेरे को अभी भी कोई किसी तरह की कमी नहीं दिखती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अभी भी वही है और अभी भी ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है, चाहे आप 6 महीने 1 साल किसी भी पीरियड में यहाँ पर देखते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा फंड है।
कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर अभी भी ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मुझे यहाँ पर लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।